सर आपको बार बार बोलते हैं. So, welcome friends to again our almost last but one lecture of the valuation. We have learned the basics and some concepts of valuation. As I have been telling you, आपको मैं अच्छी बातें भी बताता हूँ. यानी आपको ही आगे में मार्गदर्शन या आप कहीं क्योंकि मुझे मालूम है आगे क्या प्रॉब्लम है तो जॉब और एम्प्लॉयमेंट का. So if you give concentration properly on this unit, तो आपको यू कैन बी ए गुड और सक्सेसफुल वैल्यूअर. वो भी एक कंसल्टेंसी का भाग है. आप यदि वैल्यूअर, और मैंने बताया कि बी होने के बाद में आपने रजिस्ट्रेशन किया वैल्यूअर एसोसिएशन से, तो आप यू कैन बी ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर. यू कैन वर्क विद द बैंक्स, यू कैन वर्क विद द LICs और प्राइवेट ऑल्सो भी. किसी को लोन लेना है, किसी को मॉर्गेज करना है, प्रॉपर्टी बेचना है, कहीं रेंट पे देना है, लेना है, तो ये गवर्नमेंट वैल्यूअर की जरूरत पड़ती है. तो इसलिए वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है. लेकिन हम कैसे लिथार्जिक हो गए हैं, तो हमें कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं समझता. सो प्रोसेस ऑफ द वैल्यूएशन वी विल मूव इनटू. वी हैव सीन वेरियस कांसेप्ट्स. वी हैव सीन व्हाट इज डेप्रिसिएशन, obsolescence, etc. Again and again it will be my request to go through the videos. यदि नोट्स नहीं दिया है तो मैं नोट्स आज डाल दूंगा. नहीं दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. प्लीज गो थ्रू द नोट्स. नाउ द वैल्यूएशन. वी हैव लर्नड अबाउट द प्राइस, कॉस्ट एंड द वैल्यू, or the cost, price and the value of any property, as we are dealing with the civil engineering structure, and that too specifically with the buildings. तो किसी बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्टेड है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन प्रोसेस है, तो उसकी कॉस्ट क्या किसको बोलते हैं, प्राइस किसको बोलते हैं और वैल्यू किसको बोलते हैं, ये हमने देखा. वेरियस टाइप्स ऑफ द वैल्यूज वी हैव लर्नड, एंड डिपेंडिंग ऑन दोज वैल्यूज और द वैल्यूएशन, we have learnt about the sinking fund, capitalized value, depreciation, obsolescence, various methods to find out the depreciation value. है ना, वैल्यू ही है वो. आखिर में वो डेप्रिसिएशन, ऑब्सोल्यूशंस वगैरह जो है, दोज आर ऑल द मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन. डेप्रिसिएशन निकालते हैं यानी क्या करते हैं, तो हम वैल्यूएशन ही करते हैं. लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं और कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला, ना कुछ समझने वाला है. So process of the valuation, we will try to understand. The steps for valuation process are as follows. The determination of the purpose of valuation. For what purpose the valuation is being done. Whether it is done for the selling of the property, whether it is done for keeping it as a mortgage, गहाण जिसको बोलते हैं, बैंक में से पैसा लेना है, कर्जा लेना है, तो प्रॉपर्टी हम मॉर्गेज करके रखते हैं, उसके लिए करना है. कहीं बुक वैल्यू है कंपनी के, इसमें उसको कंपनी की कोई कंपनी बहुत सारी है, उसमें प्रॉपर्टीज का कॉस्ट लिखना पड़ता है, वैल्यू लिखना पड़ता है, उसके लिए है क्या. सो दैट पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. डेट एंड प्लेस ऑफ वैल्यूएशन, यानी डेट यानी कौन से समय में करना है, यानी हर, बिकॉज on every date or every time the value of the property changes, है ना. हर समय डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में प्रॉपर्टी की वैल्यू रहती है. तो जैसे डिमांड कम है तो वैल्यू कम हो जाती है. कोरोना पीरियड है समझो, जो पहले था, तब ऑल द रियल एस्टेट मार्केट वाज डाउन because the corona is there, nobody was interested in going and purchasing the property. है ना. एखादा, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं दंगा दंगा चल रहा है, अमरावती में दंगा है, या कहीं बार बार दंगा होता है, महाराष्ट्र में मालेगांव, भिवंडी या और कहीं पे भी होगा, या कहीं बार बार कुछ एरिया में प्लेस ऑफ वैल्यूएशन, तो वहां कौन जाएगा मरने के लिए. तो वहां की प्रॉपर्टी की वैल्यू, भले ही वो ताजमहल जैसे मार्बल से बनी रहे, लेकिन वो उसको कोई वैल्यू नहीं है. जो एक्चुअल कॉस्ट है या जो हमने कॉस्ट और प्राइस समझा, उससे भी वैल्यू कम आ सकती है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस.
द कॉस्ट इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बांधने के लिए जो कीमत लगती है ना, सीमेंट लगता है, गिट्टी लगती है, रेती लगती है, लोहा लगता है और बाकी मटेरियल है, तो उसको खर्चा आएगा। तो वो खर्चे के लिए जो खर्चा आएगा उसको वैल्यू करके बोलते हैं। लेकिन जो बेचते वक्त वो उसकी जो कॉस्ट या प्राइस है बोलेंगे हम, so that may be less than this construction cost, so that is called as the value, or maybe more than the, maybe quite more than the construction cost, है ना। बांधकाम कीमत से उसकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अगेन ऑन द डेट एंड प्लेस ऑफ द वैल्यूएशन। ठीक है। सो द वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन दिस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को देखने के बाद में कैसी है भाई, वेदर दैट बिल्डिंग इज इन गुड कंडीशन और इन बैड कंडीशन, या मैंने आपको वर्ड बोला था डायलैपिलेटेड, यानी अभी गिरने को आई है क्या। या एक आध बार ऐसा भी होता है 50 साल पुरानी बिल्डिंग रहती है लेकिन मेंटेनेंस बहुत अच्छा रहता है, तो उसकी कंडीशन भी अच्छी रहती है। डिटर्मिनेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग लैंड, कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी जितनी पूरी पुरानी होते जाती है तो हर साल उसकी कीमत कम होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन करके बोलते हैं। तो हर साल का डेप्रिसिएशन उसमें से घटाने के बाद में और प्रॉपर्टी की जो भी कीमत रहेगी उसके ऊपर उसका वैल्यूएशन रहेगा या वैल्यू रहेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एखादा फ्लैट है, इफ यू हैव ए फ्लैट और एनी बिल्डिंग and you want to purchase it, and for that purchasing you want to take the loan from the bank, बैंक से आपको लोन लेना है। तो समझो एखादी प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज लोकेटेड एट सर्टेन इंपॉर्टेंट प्लेस, लेकिन वो 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, तो उसका डेप्रिसिएशन या घसाई होने के कारण उसकी कीमत काफी कम हो जाती है, उसकी वैल्यू काफी कम हो जाती है, या आपको जो लोन मिलता है वो वैल्यू के ऊपर रहता है, तो यू विल गेट लेसर लोन, बट एट द सेम टाइम उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा रहती है वहां पे, है ना। डेप्रिसिएशन होने के बाद में जो उसकी वैल्यू है वो कम होती है घसाई के कारण, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट होगा। लेकिन वहां पे लोकेशन यदि कहीं बर्डी के ऊपर में है या कहीं और एनी इंपॉर्टेंट लोकेशन इज देयर, इट्स कॉस्ट में बी मोर, इट्स वैल्यू में बी मोर। So that also depends on all these factors, date and the place of the structure, etc. For what purpose? Price again, estimation of the reproduction of cost of property excluding land. फिर से बिल्डिंग पुरानी हो गई, तोड़ दिया, फिर से बनाना है, उसके ऊपर भी वैल्यूएशन डिपेंड रहेगा, डेप्रिशिएटेड वैल्यू करके या स्क्रैप या सैल्वेज वैल्यू करके हम बोलते हैं। एस्टिमेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, वो जमीन की कीमत कितनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ द फेयर रिटर्न फ्रॉम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से हमें और मिलने वाला है क्या, कुछ कुछ हम उसको रेंट पे देके, या देयर इज सम रिटर्न फ्रॉम द प्रॉपर्टी, ऑन दैट आल्सो वैल्यूएशन डिपेंड्स। कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल वैल्यू बाय कैलकुलेटिंग द नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी से जो कैपिटल वैल्यू, अभी आपको कुछ भी याद नहीं होगा व्हाट इज कैपिटल और द कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कुछ नेट इनकम मिलने के लिए ईयरली विथ सम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, आइदर दैट नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी में बी रेंट, ओके, रेंट ही मेनली। So that net income will depend on the rent and that rent will depend on the market interest rate। तो उसके उतना नेट इनकम जो रेंट मिल रहा है, वो रेंट या नेट इनकम के ऊपर से वो प्रॉपर्टी की कीमत क्या रहना चाहिए, उसको कैपिटल वैल्यू करके बोलते हैं। या उतना पैसा यदि हमने बैंक में इन्वेस्ट किया जितना प्रॉपर्टी बांधने के लिए, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल वैल्यू, एंड दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज नेट इनकम विच वी शुड गेट इन द फॉर्म ऑफ रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल वैल्यू। सो ये कैपिटल वैल्यू निकालने के लिए और नेट इनकम निकालने के लिए हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। फाइंडिंग आउट द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बाय कंसिडरिंग द ऑल आइटम्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू,
जो हमने ऊपर में सब डिस्कस किया था, फॉर ऑल दिस पर्पस, बिकॉज नाउ द योर एग्जाम विल बी बेस्ड, इट विल बी ऑफलाइन एग्जाम। तो आपको क्वेश्चन आंसर में रहेगा, अभी ये एमसीक्यू टाइप नहीं रहेगा जो बहुत इजी था आपको। तो ये आपको, यू शुड नो ऑल दिस डिटेल्स विच वी आर डिस्कसिंग। ओके, नाउ द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, वेरियस मेथड्स, अगेन ऑल दीज मेथड्स दैट विल बी डिस्कसिंग, है ना। कभी तो भी अगले लेक्चर में या लास्ट लेक्चर, एक आध लेक्चर के बाद में हम ये वैल्यूएशन एक आध दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे उसके ऊपर में, या देखेंगे, सॉल्व करेंगे यानी अभी ऑनलाइन है हम, तो वो न्यूमेरिकल देखेंगे और रेंट के भी न्यूमेरिकल देखेंगे जो एग्जाम में पूछते हैं। सो ऑल दीज न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन व्हाट वी लर्नड अर्लियर, that is the calculation of the sinking fund, calculation of the capitalized value. Okay, then we have seen earlier the various based on the rate of interest etc, inverse of the rate of interest. Okay, so all जो पहले न्यूमेरिकल कुछ हमने पार्ट पार्ट में किए हैं उसके ही कंबाइंड करके ये वैल्यूएशन और रेंट कैलकुलेशन के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। लेकिन अनलेस एंड अनटिल वी do the revision of earlier discussion, we cannot go further, or we, if we go, you may not understand. So the methods of valuation are the valuation of the property from the life, एक एक हम डिस्कस करते हैं डिटेल में बाद में। सो वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का लाइफ, जैसे हमें मालूम है हमारे जनरली एखादी बिल्डिंग का लाइफ 50 साल या 70 साल हम लेते हैं, 100 साल तो नहीं रहता है इतना ज्यादा, क्योंकि 100 साल में तो वो पूरी डिटीरियरेशन हो जाता है। तो लाइफ यानी सर्विस लाइफ बोलते हैं, यानी जब तक वो बिल्डिंग वहां उसमें रहने लायक या किराए देने लायक काम में रहेगी, उसको लाइफ ऑफ द बिल्डिंग करके बोलते हैं। सो द वैल्यूएशन विल डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी बिल्डिंग नई नई बनी है तो उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, जैसे जैसे वो पुराने होते जाएगी यानी उसका लाइफ अब कम होते जाएगा, और लाइफ कम होगा तो उसकी यूटिलिटी उतने पीरियड के लिए कम होगी, तो नेचुरली इट्स वैल्यू विल रिड्यूस। सो दिस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, द फर्स्ट इज द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लाइफ, वैल्यूएशन फ्रॉम द यील्ड, है ना। लाइफ अगेन, कितनी लाइफ बची है उसका मतलब उससे कितना पैसा मिलने वाला है। yield is the outcome from the property or output from the property. So valuation from the yield, rental method, direct comparison with capital value, है ना। जो वैल्यूएशन करेंगे तो उसकी कैपिटल वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल और कैपिटलाइज्ड वैल्यू, विच विल अगेन डिपेंड ऑन द नेट रिटर्न फ्रॉम द प्रॉपर्टी। सो उससे कंपेयर करेंगे और उस हिसाब से हम वैल्यूएशन या वैल्यू ठहराएंगे बिल्डिंग की, कितने में बेचना चाहिए, कितने में खरीदना चाहिए, कितने में उसको रेंट पे देना चाहिए, या कितने में कितना पैसा बैंक से मिलेगा, कर्जा रखा तो, उसको गहाण रखा तो, मॉर्टगेज, आगे में पढ़ेंगे हम व्हाट इज मॉर्टगेज एक्सेट्रा। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द कॉस्ट, उसकी कीमत क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, रेसिडेंशियल और डेवलपमेंटल मेथड ऑफ द वैल्यूएशन। These are the various methods of the valuation we have. We will see one by one. And in our last lecture or next lecture, we will see some numericals on this also. Valuation of the property from the life or depreciation method. Very important है ना। Depreciation कैसे निकालना ये हमने पहले देखा है. We have seen earlier in our earlier lectures. तो वो depreciation यानी हर साल कम होने वाली कीमत किसी प्रॉपर्टी की. Again, that depreciation depends on the various matter. The first is the scrap value or the salvage value, and the second is the interest rate in the market. Market में, बैंक में बोलो, market in the sense बैंक में, in any financial institution, what are the interest rate on the money deposited, है ना। और दूसरा, the life of the property. So valuation of the property from the life or depreciation method. The valuation of the property depends upon life of the property.
it will be necessary to calculate the book value of the property. ईयरली डेप्रिसिएशन कम कम करते गए, है ना. ओरिजिनल 10 लाख की प्रॉपर्टी है, पहले साल हमने डेप्रिसिएशन निकाला. Depreciation, again I will repeat that it is the loss or reduction in the cost or the price or the value of the property. वो काय के ऊपर डिपेंड रहेगा डिप्रिसिएशन? Depreciation will depend on the wear and tear of the property, the erosion etc. कलर हो गया, structural wear and tear, the appearance wear and tear, and second is the obsolescence, means बिल्डिंग जैसे जैसे पुराने होते जाती है, हर साल नए नए डिजाइन आते जाते हैं, तो वो जैसे नए डिजाइन आते हैं तो पुराना डिजाइन काम से चला जाता है, तो वो पुराने डिजाइन जैसे काम से जाता है तो उसकी कीमत भी कम होती है ना. हम भी कपड़े सिलाते हैं या नए नए मॉडर्न पैटर्न के कपड़े आते हैं, तो वी डोंट यूज दी ओल्ड पैटर्न क्लॉथ्स. या मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, फिर से उसमें भी और लेटेस्ट जनरेशन मोबाइल्स है, तो वो आप पुराने जो डिजिटल जो जो एनालॉग मोबाइल है उसको नहीं कोई यूज करता, अभी टच स्क्रीन वगैरह है, और कोई अभी और आगे में और एडवांसमेंट आएगा. So that is called as the obsolescence. So all this results gives the book value of the property. तो book value के ऊपर will also depend on the life and depreciation. So calculating the depreciation every year, we can find out the cost or value of the property. It will again depend on the life and the depreciation. For this reason, book accounts from the property are maintained properly. Book value, book value is always a value of the property which is generally maintained in the books of the accounts of the property, original cost minus depreciation up to the date of valuation plus the land cost. Valuation from the yield. So पहला हमने देखा life and the depreciation. सेकंड इज वैल्यूएशन फ्रॉम द यील्ड. यील्ड मींस वो प्रॉपर्टी से हमें क्या फायदा मिलने वाला है. तो जनरली प्रॉपर्टी से फायदा हमें कब कब मिलता है? जब वह प्रॉपर्टी, वो कोई घर रहे, कोई दुकान रहे, कोई बिल्डिंग रहे, है ना, उसको यदि हम किराए से देंगे तो ही उससे फायदा मिलने वाला, और तो कोई सोर्सेस ऑफ द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी आर नॉट देयर, है ना. एक तो किराए से, या कोई समझो आपकी प्रॉपर्टी राजमहल है या ताजमहल है, तो लोग देखने को आएंगे, तो उससे भी आप किराया ही वसूल करेंगे देखने के आने के लिए, ठीक है. तो उसको वैल्यूएशन फ्रॉम द यील्ड और आउटपुट ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन, रेंटल मेथड बिल्डिंग का किराया कैसे निकालना, वो हम न्यूमेरिकल अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. So these, तो वही is, that is nothing but the valuation. So rental method of calculation. Sometimes property is purchased for the investment purpose. The value of the property for purpose of investment depends upon income likely to be produced by the property and the return expected from the property. कितना income दे रही है और कितना income देने वाली है. So the steps for valuation are based on डिटरमाइन द ग्रॉस इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी. वो बिल्डिंग से टोटल इनकम कितना मिलता है किराए के माध्यम से, या आप उसको जैसे बड़े बड़े राजमहल रहते हैं, ताजमहल जैसे, तो आप लोगों को देखने के लिए यदि उसको रखते हैं, या कोई अजब जैसे नागपुर में अजब बंगला वगैरह है, तो उसको टिकट लगा देते हैं देखने के लिए, तो वो टिकट निकाल के उससे भी आपको ग्रॉस इनकम होगा. तो वो डिटरमाइन द ग्रॉस इनकम either from the rent or by for the showing purpose. So the determine the gross income from the property annual, साल का annual. Calculate the net income, हमने पढ़ा है पहले, what is net income, which is gross income minus the outgoing. Outgoing में क्या क्या है? Various taxes, maintenance charges, okay. बहुत सारी चीजें वो बिल्डिंग के रख रखाव के लिए, वो बिल्डिंग के ऊपर टैक्सेस देना पड़ता है, कहीं इंश्योरेंस के पैसे भी देना पड़ता है. ऑल दोज आर द आउटगोइंग्स. तो ये आउटगोइंग ग्रॉस इनकम में से घटा दिया तो नेट इनकम आ गया. एस्टिमेशन, तो नेट इनकम निकालने के बाद में एस्टिमेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन मार्केट. मार्केट यानी नेट इनकम पर साल आ गया, पर ईयर, एवरी ईयर. ऑल्सो एट द सेम टाइम you calculate the
इफ दैट मनी, इफ दैट कैपिटलाइज्ड कॉस्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भले ही इजी इजी लगता है लेकिन इतना इजी नहीं है। व्हाट इज कैपिटलाइज कॉस्ट, आप फिर से पढ़िए। यदि उतना पैसा यदि हमने बैंक में रखा बिल्डिंग ना बांधते हुए, तो हमें पैसा मिलेगा ही ना, इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर में। तो वो इंटरेस्ट भी हम वर्कआउट करेंगे, and we will compare what is the net income from the property and what is the interest that would have been got from the property, from the market, in the bank market यानी बैंक में से वगैरह। और always your net income should be more than the interest rate और द इंटरेस्ट। तो ही पैसा बिल्डिंग में लगाने से फायदा है ना। धीरे धीरे हम ये भी सोचेंगे थोड़ा सा कमर्शियल या इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। थोड़ा इतना भी नहीं रहना चाहिए, हमारा विजन धीरे धीरे यह भी होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के तरफ से। सो द कैलकुलेट द कैपिटल वैल्यू, एंड दिस कैपिटल वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है। सो फ्रॉम नेट इनकम फाइंड द कैपिटल वैल्यू, from the gross income and net income also find the capital value, also from the interest rate find the capital value. Either compare the interest return and the net return, or compare the capitalized value of both. And naturally the capitalized value from net income must always be more, or net income must always be more than the interest that we will get from the bank if that money would have been put into the bank. Again very simple। ये जो दूसरे पॉइंट में हमने रिटर्न का कंपेयर किया है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन विद द कैपिटल वैल्यू, दिस मेथड यानी उसकी कीमत जो है प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, this method is adopted when net income from the property is not known, that is the property occupied by owner, है ना। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हम खुद के रहने के लिए घर बांधते हैं, तो कोई उसका किराया थोड़ी ले मिलता हमको। तो लेकिन उसकी वैल्यू तो निकालना है हमको, उसकी कीमत तो निकालना है यदि हमको वो घर बेचना है या उसके ऊपर कर्जा लेना है। तो उस टाइम में उसकी कैपिटल वैल्यू निकाली जाती है। यानी समझो उतना पैसा, अब बिल्डिंग की कीमत पहले 10 लाख है, बांधने के लिए 10 लाख खर्चा है, 5 साल पुरानी हो गई बिल्डिंग, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन 10 लाख में से डिडक्ट हो जाएगा। सो दैट इज द कॉस्ट और प्राइस ऑफ द बिल्डिंग आफ्टर 5 years। लेकिन उसकी वैल्यू अभी, सो वैल्यू विल डिपेंड ऑन ऑल दैट मैटर, that is the net income, or from the, if that money would have been put into the bank, how much return would have been given from that property। और वही पैसा हमने घर बांधने के लिए खर्चा किया, उसके ऊपर मेंटेनेंस है हर साल का जो भी है रख रखाव का, और डेप्रिसिएशन भी है, तो ही उसकी कीमत कम हो जाएगी, है ना। तो ये दोनों का तुलना करते हुए उसकी कीमत निकालेंगे जिसको कैपिटल वैल्यू बोलते हैं। and based on that we can decide the value of the property। and always we should know that that capital value from the net return must be greater than the capital value from the interest rate of the bank। So under such circumstances the sale price of similar property may also be available। the capital value of the property can be found out by direct comparison with capital value of another similar project। यानी एक तो इस प्रकार से हो गया जैसे मैंने आपको बताया, या दूसरा हम कर सकते हैं कि किसी आजू बाजू की बिल्डिंग जो है उसकी विक्री या खरीदी कीमत क्या है, सेल प्राइस क्या है, उस पर से हम भी हमारे बिल्डिंग का कीमत लगा सकते हैं। सो दैट इज द डायरेक्ट कंपैरिजन विद द कैपिटल वैल्यू। valuation based on the cost, that is the existing cost। the basis for valuation in this method is to find out the actual cost of construction of the property from the record। अब इसमें actual cost of construction deducting or less the depreciation। so in this method depreciation is allowed and obsolescence is considered for valuation of the property। depreciation में दोनों भी आ गया कि loss in the cost of the or price or the value of the property due to reducing the life of the property
that is the loss due to wear and tear, structural wear and tear, structural loss, and also the obsolescence, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ फैशन हो गई बिल्डिंग, तो उसकी कीमत कम होती है। दोनों चीजों से कीमत निकाल के वो यदि ओरिजिनल कॉस्ट में से डिडक्ट किया तो हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलेगी, है ना। ये वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोला, यानी दीज आर द वेरियस मेथड्स, all these methods you can apply to a property. If you want to become a good valuer, you can apply these 2 3 methods, that is the depreciation method, comparing with the capital value, valuation based on the cost, and you can finalize the value of the property. फिर आप उस पर से आपके ध्यान में आएगा कि ये प्रॉपर्टी की असली वैल्यू क्या रहना चाहिए फॉर द डिफरेंट पर्पजेस। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, अकाउंट मेथड भी बोलते हैं इसको। इन दिस मेथड वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी सच एज द होटल्स, पब्लिक प्लेसेस, है ना, होटल्स, मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स। आजकल आप कहीं तो भी गेम्स खेलने के लिए जाते हैं, जिम्स में जाते हैं, जिम में जाते हैं, है ना। यू अदर देन मी यू आर वेल अवेयर अबाउट द पब्लिक प्लेसेस, because you are the guys nowadays who enjoy more into public places than your home, or your from your or than your college. So the this method of valuation on profit is used to valuate or for valuation of the properties such as the hotels, public places, cinema theaters, malls, मैरिज हॉल्स, ओके, लॉन्स, ऑल दिस, यानी उससे फायदा क्या है, तो वो इसके लिए ये निकाला जाता है, इज फाउंड आउट फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस दे कैरी। इन दिस टाइप ऑफ द वैल्यूएशन ग्रॉस अर्निंग आर एस्टिमेटेड, वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो जो प्रॉपर्टी है उससे कितना पैसा मिलने वाला है आर एस्टिमेटेड, एंड देन द नेसेसरी डिडक्शंस आर कंसिडर्ड, लाइक द डेप्रिसिएशन, ऑब्सोल्यूशंस, है ना, उसके उतने डिडक्शन उतने डिडक्ट करेंगे और फिर प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालेंगे। नेट प्रॉफिट इज फाउंड आउट फ्रॉम द ग्रॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड द कैपिटल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग नेट इनकम विथ ईयर परचेस, है ना। व्हाट इज ईयर्स परचेस? इट इज द इनवर्स ऑफ द मार्केट इंटरेस्ट रेट, है ना। यदि मार्केट इंटरेस्ट रेट, बैंक में यदि आपने पैसा रखा तो बैंक आपको 6% इंटरेस्ट रेट से देती है, ऐसा हम समझेंगे, 6%, 7%। सो दैट इज द इंटरेस्ट रेट दैट बैंक विल गिव, एंड 1/6% और द इनवर्स ऑफ द बैंक इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड एज द ईयर्स परचेस। तो नेट इनकम को यदि हमने ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई किया, एखादा आपने सॉल्व किया इस टाइप का न्यूमेरिकल, तो आपको कैपिटल वैल्यू निकलते आएगी, है ना। और ये नेट इनकम काय पर से निकालेंगे? ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम काय से निकालेंगे? वो प्रॉपर्टी से मिलने वाला पैसा और उसमें से डिडक्शंस which are nothing but the maintenance etc charges, so it will give you net income, and from net income you can find out the capital or the capitalized value. Now the last maybe is the residual or development method of valuation. This method can be adopted from the property which are undeveloped और पार्टली डेवलप्ड, अंडर डेवलपमेंट एंड पार्टली अनडेवलप्ड। यानी ये जो रेसिड्यूअल और द डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन किसी प्रॉपर्टी का निकाला जाता है, वह प्रॉपर्टी कौन सी है? जो एरिया अनडेवलप्ड है या पार्टली डेवलप्ड है या पार्टली अनडेवलप्ड है। ऐसा होता है ना बहुत बार, हमारे शहर के आजू बाजू के एरियाज रहते हैं, शहर तो पूरा डेवलप हो जाता है, डेवलपमेंट यानी क्या कि वहां पे रोड्स है, ड्रेनेज लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी है, all the shops and all the things, all the facilities are there, banks are there, this is called as the developed area. लेकिन अभी नए नए एखादी कॉलोनी बनी है, इट इज अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, वेयर इन ए लैंड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्लॉट्स, है ना। खेती की जमीन रहती है, उसको प्लॉट में
डिवाइड करते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर such as the roads, parks, electrification, sewer lines, etc. The capitalized value is known from the estimated future income after deducting the cost of development. तो अगेन फिर से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, और द कैपिटल सम और कैपिटल वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टीज कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम द एस्टिमेटेड फ्यूचर इनकम, ग्रॉस इनकम माइनस नेट इनकम, or gross income minus the deductions, that is estimated future income gross income minus deducting the cost of development, और वहां उसके ऊपर से we will find out the capitalized value and we can decide the value of the property which is there in development process, under development, non developed, etc etc. अभी हम कुछ और टर्म्स आगे वैल्यूएशन के हिसाब से और रेंट के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से समझ लेते हैं, and then maybe if time permits or in the next lecture we will see the numericals on the rent calculations and some numerical on valuation also, because all this calculation of the sinking fund, calculation of the capitalized value, calculation of the depreciation, and the calculation of the rents, now all these are nothing but indirectly the valuation processes, how to find out the value of the property. ठीक है, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी बोले तो यानी क्या, हमारा घर और उसके वो घर जिसके ऊपर है वो जमीन, लैंड. So this property is generally classified or divided into two types of the property. First is the freehold property and second is the leasehold property. है ना, बहुत इजी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी. दीज आर द टर्म्स वी ऑल मस्ट नो फ्रॉम द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू. वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वैल्यूएशन, है ना. अभी हमें ठीक है, हमें एक यूनिट में आधा पार्ट वैल्यूएशन है, या पूरे यूनिट में एक यूनिट ही हमें सिर्फ वैल्यूएशन का दिया है, बट वैल्यूएशन इज ए इंपॉर्टेंट एंड इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट. देयर वी मस्ट नो ऑल दिस टर्म्स. फिर भी हम समझते जाते हैं फ्री होल्ड एंड द लीज होल्ड प्रॉपर्टी. फ्री होल्ड इज एन हाइएस्ट एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. फ्री होल्ड इज एन हाइएस्ट एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. किसी प्रॉपर्टी हमारे खुद के पोजेशन में या हमारी खुद की मालकी उसके ऊपर रहे, उस ऐसे जो टाइप्स है उसमें से सबसे बेस्ट फॉर्म है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. इसमें क्या होता है कि जो ओनर है, जो मालिक है, वह उस प्रॉपर्टी का, वो जमीन रहे या बिल्डिंग रहे, उसका वो फुल्ली मालिक रहता है, वो अब्सोल्यूट इन पोजीशन, यानी उसके ऊपर और किसी का हक नहीं रहता, है ना. आगे में हम समझते जाएंगे किसका हक हो सकता है. तो हमारे जैसे नागपुर में है तो नागपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन का हो सकता है, एक बार नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का हो सकता है ना. कुछ लीज के लिए देते हैं, जैसे एनआईटी के प्लॉट्स है, दे आर गिवन ऑन 100 years ऑफ द लीज, 100 साल के लिए किराए से दिए है ना. सो अब्सोल्यूट पोजीशन, पोजीशन यानी फुल पोजीशन. सो व्हेन द ओनर, जो बिल्डिंग का मालिक है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, ही इज इन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जब बोलते हैं वो, तो ही इज इन अब्सोल्यूट पोजीशन. एंड परपेचुअल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी is in absolute and perpetual possession of the property. Owner holds the property without any payment in the form of rent. यानी वो प्रॉपर्टी का वो कोई रेंट वेंट देता नहीं है, वो खुद अपने घर का या खेती बोलो या लैंड का मालिक है. ओनर में डेवलप हिज प्रॉपर्टी और सेल और ट्रांसफर और लीज इट विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन. मालिक जो है, ओनर जो है, वो खुद होके वो प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकता है, बांध सकता है, तोड़ सकता है, बेच सकता है, या और किसी को बख्शीश भी दे सकता है, ट्रांसफर दे सकता है, या किराए से भी दे सकता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी की परवानगी ना लेते हुए. उसको बोलते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. और आगे में हम देखते हैं the powers of freehold property are restricted by. ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की जो पावर्स है, ये कैसे बांधे हुए है, कैसे कंट्रोल्ड है? लॉ ऑफ लैंड.
while developing or carrying out any modification in the freehold property, the owner has to obey the prevailing laws of land and laws of town planning authorities. है ना, आप सबको मालूम होगा कि जैसे किसी एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे नागपुर मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी करके है, कुछ तो भी एनएमआरडी है, कुछ तो भी लॉन्ग फॉर्म है इसका। दूसरा, नागपुर को डेवलप करने के लिए नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है। नागपुर को डेवलप करने के लिए, उसको रख रखाव के लिए नागपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन है ना। या और एक टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। तो ये इनके सबके कुछ कायदे कानून है, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ लैंड। लैंड है ना, वो एरिया के प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के कायदे। जैसे एक प्लॉट है 1500 स्क्वायर फुट का, जस्ट आपको समझने के लिए मैं बताता हूँ। इफ द प्लॉट इज ऑफ 1500 स्क्वायर फीट एंड इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट द हाउस ओवर इट, तो यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट 100% कारपेट एरिया ऑफ 1500। 1500 स्क्वायर फुट का प्लॉट है तो आप उसके ऊपर 1500 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का घर नहीं बना सकते। उसको फ्लोर सरफेस इंडेक्स करके वगैरह आपको मालूम होगा, एफएसआई करके बोलते हैं। जितना प्लॉट है उससे कुछ परसेंट आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन दैट एफएसआई, एंड इट इज फिक्स्ड बाय ऑल दीज अथॉरिटीज लाइक नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नागपुर कारपोरेशन और टाउन प्लानिंग, और बहुत सारे रहते हैं। तो सामने 3 मीटर जगह छोड़ना चाहिए, कॉर्नर है तो कॉर्नर को और ज्यादा जगह छोड़ना चाहिए, और साइड में कुछ जगह छोड़ना चाहिए, पीछे में कुछ जगह है, तो उसने अंदर, दीज आर कॉल्ड एज द लॉज ऑफ लैंड और लॉज ऑफ टाउन प्लानिंग। सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ऑल्सो इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड। भले ही आप मालिक है उसके, लेकिन आप पूरा के पूरा नहीं बांध सकते। इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ ऑफ लैंड। राइट्स ऑफ अदर, आपके आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनके भी कुछ, या रोड है समझो आपके घर के सामने या आजू बाजू कहीं, तो वो रोड के लिए भी आपको कुछ विड्थ देना पड़ेगा। सो उसको राइट्स ऑफ अदर्स बोलते हैं। द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ओनर कैन डेवलप और मॉडिफाइड द प्रॉपर्टी विदाउट इंटरफियरिंग नेचुरल राइट्स ऑफ नेबरिंग प्रॉपर्टी। आजू बाजू की जो प्रॉपर्टी है उसके जो अधिकार है उसमें आप एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते हैं आपका डेवलप करते वक्त। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज यानी जिसको हम किराए से बोलते हैं, भाड़े से। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं कि हम किसी घर में किराए से रहते हैं, दैट इज ए वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। किराए से रहते हैं ना, किसी के घर में एग्रीमेंट करते हैं 11 महीने का, 1 साल का वगैरह, करना चाहिए वैसा कायदे से। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बार हम बिना एग्रीमेंट से रहते हैं घरों में। सो बट दैट इज द फॉर्म ऑफ द लीज होल्ड प्रॉपर्टी। व्हेन द फ्री प्रॉपर्टी होल्डर, जो ओनर है, फ्री प्रॉपर्टी होल्डर ग्रांट्स द एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस टू अनदर फॉर सर्टन पीरियड इन कंसिडरेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ द रेंट, द ओनर इज सेड टू हैव लेट आउट द प्रॉपर्टी। है ना, बिल्कुल सिंपल है। कोई यदि किसी प्रॉपर्टी का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ओनर है, उसका मालिक है, वह किसी को वो प्रॉपर्टी किराए से देता है। फुकट में देता है क्या किराए से? बिल्कुल नहीं देता। सो इट गिव पोजेशन ऑफ द हिज प्रॉपर्टी टू अनदर फॉर सर्टन पीरियड। जैसे मैंने आपको बताया 11 महीने या 1 साल का एग्रीमेंट रहता है जनरली, इन कंसिडरेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ द रेंट, यानी उससे कोई किराया देना चाहिए उसने, ठीक है। और ओनर इस देन, उस समय हम बोलते हैं कि उस ओनर ने, उस मालिक ने वह घर, वह जमीन किराए से दिया है ना। हम घर भी देते हैं और बहुत बार खेत भी किराए से देते हैं कि भाई तू साल भर खेती कर, ये मेरे को सालाने का इतना इतना पैसा लाके दे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द रेंट, है ना। सो सच लेटिंग, लेट डाउन को किराए से देना करके बोलते हैं, लेट आउट, है ना। लेट आउट, LETOUT। सो सच लेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज नोन एज द लीज। Such giving the property on rent for certain specific period, for certain specific or specified period, is known as the lease
और द किराया और द किराए से देना. द पर्सन हु ग्रांट्स द लीज, जो ओनर रहता है, जो किराए से देता है, इज कॉल्ड एज द लेसर. LESSER, बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है. लेजर करके बोलेंगे, लेसर करके बोलेंगे, लेसर और लीसर. LESSER, लेसर. एंड हु टेक्स द लीज, जो किराए से घर लेता है, इज कॉल्ड एज द लीज होल्डर और द लेसी. सो लेसर इज द ओनर, लेसी is the person who takes that building on lease. लेसी किराएदार और द लीज होल्डर. ठीक है. नाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ द लीज. किराए से जो देते हैं, वो किराए से जो देते हैं उसकी टाइप्स कौन से. द फर्स्ट इज द बिल्डिंग लीज. द ओनर ऑफ द फ्री होल्ड लैंड मे गिव हिज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू समबडी दैट इज द लीज होल्डर और लेसी. हमने देखा था लेसर एंड लेसी. So leaseholder is nothing but the lessor who invest and construct suitable building. जो आदमी एखादी उसकी खुद की बिल्डिंग किराए से देता है, ओनरशिप ऑफ द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वो उसको फॉर सम पीरियड ही गिव्स इट टू अनदर विद इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेंट. इट इज कॉल्ड एज द बिल्डिंग लीज. द लीज होल्डर or the lessor pays yearly ground rent to the freeholder. After completion of the building, the leaseholder gets rent of the building. The difference between this rent and the ground rent he pays to freeholder is termed as the income from the property. The difference between the rent and ground rent he pays to the freeholder is termed as income from the property. The lease period is generally 99 to 999 years, as leaseholder invest huge money for the construction of the building. So this is all about the building lease in short. Second is the occupation lease. When the freeholder grants the lease of the land and the building for occupation purpose, रहने के लिए जब किराए से देता है, such as the factory, shop, office, etc., such lease is termed as the occupation lease. Occupation lease is for shorter duration than building lease. Such lease is for the period of 20 to 30 years. Occupation lease may be granted on rising rent basis ड्यू टू पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ नियर बाय एरियाज. है ना, रेंट हम हर साल बढ़ाते हैं, वो इसलिए कि वो वहां पे मेंटेनेंस वगैरह रहता है, एरिया का इंपॉर्टेंस भी बढ़ता है. सब लीज, सब लेटिंग करके बोलते हैं. बहुत सारे होशियार लोग रहते हैं, वो किराए से घर लेते हैं और वो घर में भी और एक दो रूम और किसको दूसरों को किराए से देते हैं, उसको सब लीज करके बोलते हैं. एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस इन द ओरिजिनल लीज. ये लीज वगैरह सब कायदे कानून से होता है, भला इसके कायदे है और उस हिसाब से वो एग्रीमेंट वगैरह होता है. उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में होगा कि वो लेजर जो है, जो लीज होल्डर है, वो और किसी को लीज पे दे सकता है अपना घर या अपने घर में से एक दो रूम, तो वो दे सकता है. नहीं तो वो नहीं, ही कैन नॉट गिव, एग्रीमेंट में नहीं है. सो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस इन द ओरिजिनल लीज, और जिसको हम एग्रीमेंट करके बोलते हैं, द लीज होल्डर में ग्रांट सब लीज ऑफ फुल और पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस टू अदर पर्सन. Sub lease is granted for a period less than original lease period. The original leaseholder is lesser for sub leaseholder. ऐसा है. ऐसा बहुत बार होता है कि भाई जो लीज पे लिया है उसको फिर से किराए पे देना, तो उसको सब लीज करके बोलते हैं. है ना, हमको सबको मालूम है, लेकिन जस्ट हम इसको एक हमारे रिवाइज करते जा रहे हैं. उसके बाद में लीजेस फॉर लाइफ, यानी जिंदगी भर किराए से दे देना, फॉर द होल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग. व्हेन द पीरियड ऑफ द लीज ग्रांटेड बाय द फ्री होल्डर इज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ द लेसी, सच लीज इज कॉल्ड एज लीज फॉर द लाइफ. है ना, जो लेसी है, जो किराए से लेने वाला है, और जो किराए से देने वाला है. लेसी यानी किराए से देने वाला, और लेसर यानी किराए से लेने वाला.
तो फ्री होल्डर जो है वो उसके लाइफ के पीरियड के लिए किराए से देता है, तो उसको बोलते हैं लीज फॉर द लाइफ, परपेचुअल लीज एक अनदर टर्म है। इट इज द लीज ग्रांटेड फॉर सर्टन पीरियड, है ना, हम कोई जिंदगी भर के लिए किराए से नहीं देते, हम 1 साल 2 साल के लिए देते हैं, उसको परपेचुअल लीज करके बोलते हैं। दिस परपेचुअल लीज इज रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसको हम हर साल 2 साल में उसको रिन्यू करते हैं एज पर डिजायर ऑफ द लीज होल्डर इन परपेचुइटी एंड इन कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन। यानी उसको हम किराएदार से किराए का ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, किराया भी बढ़ाते हैं, या और कोई मेंटेनेंस होता है तो वो भी बढ़ाता है, तो उसको परपेचुअल लीज करके बोलते हैं। ठीक है, आगे के और एक दो टर्म हम पढ़ लेते हैं। मॉर्टगेज, है ना, मराठी में गहाण करके बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। मॉर्टगेज गहाण रखते हैं, है ना, वो गहाण मराठी वर्ड है, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड और अदर वर्ड। बहुत बार हम अ, हमारा गोल्ड है, सोना, तो कहीं बैंक में या किसी साहूकार की तरफ मॉर्टगेज रखते हैं, मॉर्टगेज, और उसके ऊपर कर्जा लेते हैं। ठीक है, वैसे ही बिल्डिंग भी रहती है, बहुत सारी हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम वी पुट इट ऑन द मॉर्टगेज or the gahan, and we take the money for the in lieu or in purpose of that mortgage. A mortgage of the freehold or the leasehold property is a transaction whereby the owner of the freehold or leasehold property, who is also called as the mortgager, can borrow money, कर्जा ले सकता है पैसा, against the security of his property from the mortgage. ठीक है, तो मॉर्गेज यानी क्या, मॉर्गेज ऑफ द फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज द ट्रांजैक्शन, ये व्यवहार है, ट्रांजैक्शन है, वेयर बाय द ओनर ऑफ द फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी, जिसको हम मॉर्गेजर करके बोलते हैं, वह अपनी प्रॉपर्टी कर्जे से रख सकता है, किस लिए, टू बोरो द मनी, पैसा लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ हिज प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी एक गारंटी है, गारंटर करके बोलते हैं, बहुत बार कोई गारंटर करके बैंक में सिग्नेचर करता है, तो वो जब वो जो कर्जा लेता है बोरोअर, वो पैसा वापस नहीं करता तो वो गारंटर से वसूल करते हैं, और गारंटर यदि नहीं है तो किसी प्रॉपर्टी को गारंटी रखना पड़ता है, कोई सोना रखना पड़ता है, फिर बैंक में रखना पड़ता है, तो उसको मॉर्टगेज करके बोलते हैं। दिस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इज सिक्योरिटी फॉर द लोन एडवांस्ड टू मॉर्टगेजर या ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के ओनर को दिया हुआ पैसे की खातरी या गारंटी के लिए यह मॉर्टगेज प्रॉपर्टी रखते हैं, उसको मॉर्टगेज करके बोलते हैं। द पर्सन हु टेक्स द लोन, जो कर्जा लेता है उसको मॉर्टगेजर करके बोलते हैं। द पर्सन हु एडवांसेस द लोन, जो कर्जा देता है उसको मॉर्टगेजी करके बोलते हैं। मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजी, जैसा हमने लेसी और लेजर करके देखा था। The relevant document of the mortgage transaction is called as the mortgage deed, है ना, ये सब लीगली होता है, कर्जा देने वाला, कर्जा लेने वाला, जिस बिल्डिंग के ऊपर कर्जा ले रहा है उसकी सब सिक्योरिटी वगैरह ये सब कागज पत्र रहते हैं, जिसके ऊपर सबके सिग्नेचर्स रहते हैं, उसको मॉर्टगेज डीड करके बोलते हैं। व्हेन द लोन इज फुल्ली रीपेड, जब कर्जा पूरा वापस किया जाता है, टुगेदर विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में, तो ये जो मॉर्टगेज है, मॉर्टगेजर है, जिसने कर्जा लिया मॉर्टगेजी से, उससे पूरा प्रॉपर्टी के कागजात और प्रॉपर्टी अपने ताबे में लेने की मॉर्टगेजर को पूरी अधिकार है, फुल राइट है। सो व्हेन द लोन इज फुल्ली रीपेड टुगेदर with the interest, the mortgager or the owner of the property has full right to free his property from the mortgagee. This is termed as equity of redemption, है ना, एग्जाम में पूछ सकते हैं नोट्स, write a short note on equity of redemption, so you should be able to write down what is mortgage, then mortgager, mortgagee, mortgage deed, and after repayment of the loan, the owner
or the mortgager has the full right to free his property, means to take all the documents from the mortgagee, जो कर्जा देता है उससे, उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज डीड, है ना। अभी आखिरी के 5 मिनट बचे, वी विल डिस्कस all the points that should be taken into consideration while preparing a mortgage deed, है ना। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि वी वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल वैल्यूअर। तो उसके लिए वी शुड नो, और इट हैज बीन इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, that we engineer must be aware of what is happening into this loan and the bank transactions, etc. So while the building is to be given on mortgage or is to be taken on mortgage, ओनर के लिए बिल्डिंग किराए भाड़ा गहान या मॉर्गेज में देना, और जो बैंक वगैरह है वो या जो साहूकार है उसने उसको मॉर्गेज पे या गहान करके लेना और पैसा देना। तो उसके लिए नीचे के जो 6-7 पॉइंट है, दे शुड बी कीप इनटू योर माइंड। फर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ लोन, कितना पैसा उसके ऊपर आप कर्जाऊ देने वाले हैं। अगेन दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, सो द रोल ऑफ द वैल्यूअर स्टार्ट्स हियर। अमाउंट ऑफ लोन, थर्ड पार्टी गारंटी, है ना, गारंटर रहता है तीसरा, थर्ड पार्टी गारंटी, उसने गारंटी लेना चाहिए। रेमेडी टू रिकवर लोन, है ना। बहुत बार आप बैंक के नोटिसेस पेपर में पढ़ते हैं कि या नहीं पढ़ते तो जरूर पढ़िए। तो वो बहुत सारे बैंक के नोटिसेस आते हैं, स्टेट बैंक है या और कोई आपकी लोकल बैंक है, कोई आदमी उसके घर के ऊपर में कर्जा लेता है और वो वापस ही नहीं कर पाता है या करता है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, the mortgager or the owner is not able to pay the or refund the loan amount। तो इन दैट केस कुछ ना कुछ तो उसका मॉर्गेज रहता है बिल्डिंग वगैरह, तो उसका कर्जा वसूल करने के लिए कुछ ना कुछ रेमेडी करते हैं, जैसे वो बिल्डिंग को बेचते हैं, है ना। बैंक का करती है, पेपर में आते हैं नोटिसेस उसके, दैट इज कॉल्ड एज ए रेमेडी टू रिकवर लोन। फोर्थ इज द वैल्यूएशन, मैंने बताया आपको मॉर्गेज का करते वक्त उसके वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस, वो बिल्डिंग का इंश्योरेंस वगैरह किया है क्या। सब्सिक्वेंट मॉर्गेज, वो बिल्डिंग, बहुत बार होशियार लोग रहते हैं, है ना, बहुत होशियार है लोग, अपने यहाँ पे इतने चतरे हो गए आजकल ये प्रॉपर्टी में कि कर्जाऊ एक बैंक को से कर्जा लेते हैं और फिर फर्जी कागज पत्र बना के फिर से दूसरे बैंक से कर्जा लेते हैं और फर्जी बना के, यानी एक प्रॉपर्टी के ऊपर में एक्चुअली हम एक ही बार ले सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल पेपर्स में या और कुछ तो भी जीरोक्सिंग और सब गड़बड़ करके सब्सिक्वेंट मॉर्गेज लेते हैं, सो दैट इज नॉट अलाउड। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, है ना, कोई प्रॉपर्टी लीज होल्ड पे दी है क्या, यानी मैं किसी के घर में कर्जे से भाड़े से रह रहा हूँ और वो भाड़े का घर ही मैंने कर्जा रख दिया और उसके ऊपर कर्जा ले लिया, ऐसा नहीं चलता। दैट प्रॉपर्टी शुड बी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इट शुड नॉट बी ए लीज होल्ड प्रॉपर्टी। सो व्हाइल मॉर्गेजिंग ऑल दिस पॉइंट्स आर टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है, अमाउंट ऑफ लोन, थर्ड पार्टी गारंटी, रेमेडी टू रिकवर लोन, वैल्यूएशन, इंश्योरेशन, insurance, etc. And last is the fixation of the rent, etc. That we will discuss in our next lecture. Okay, where we will finish off our unit. और फिर प्रॉपर्टी के बारे में हाउ दी these are done, that we will discuss in our next, maybe our last lecture or lecture before last.